नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। दिल्ली एमसीडी चुनाव में हार के डर से भाग रही बीजेपी को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि यदि भाजपा में हिम्मत है तो चुनाव करवा कर दिखाएं, चुनाव के डर से भागे नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 17 सालों से दिल्ली नगर निगम की सत्ता में काबिज है और इन 17 सालों में निगम एकीकृत भी रहा है, 3 हिस्सों में भी बटा रहा है, लेकिन भाजपा ने केवल और केवल यहां भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया। जब दिल्ली में एक निगम था तब भी दिल्ली की जनता भाजपा के भ्रष्टाचार से परेशान थी। अब 3 निगम है तब भी जनता परेशान है। आज जब दिल्ली की जनता ने भाजपा को एमसीडी से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया तो भाजपा चुनाव करवाने से डर रही है, मुंह छिपाकर भाग रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली की जनता एमसीडी में भाजपा के भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। भाजपा से न तो सफाई व्यवस्था संभाली जा रही है, न ही अपने स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं। एमसीडी की बिल्डिंग्स, रोड खस्ता हाल पड़ी हुई हैं। महीनों तक डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों, शिक्षकों को सैलरी नहीं मिलती है। इसलिए अब की बार दिल्ली की जनता के साथ साथ एमसीडी के कर्मचारियों ने भी ये तय कर लिया है कि दिल्ली में भाजपा मुक्त नगर निगम बनाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजू तिवारी जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरीके से जैसे जैसे एमसीडी के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लगातार दिल्ली में हलचल बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इस समय आमने सामने दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, भाजपा की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही कहीं ना कहीं जनता के लिए काम नहीं करते नजर आई। आम आदमी पार्टी के लिए ये कहा गया कि बड़े बड़े वादे किए गए थे जब सत्ता के अंदर आई थी, मगर कहीं ना कहीं वो वादे जो थे विफल होते हुए नजर आए। वहीं आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और बार बार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15 साल 17 साल भाजपा जो है वो निगम के अंदर रही है और उन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। और निगम को एक करने की जो कवायद थी, अगर वो चाहते तो पहले भी किए जा सकते थे, क्योंकि पहले भी जब शीला दीक्षित के टाइम पर कहीं ना कहीं जो निगम था वो पहले भी एक ही था, मगर यानी कि एक ही कैटेगरी के अंदर था, मगर यहाँ पर जिस तरीके से 3 भागों में बांटा गया था, फिर उसके बाद में अब भाजपा के द्वारा फिर निगम को एक किया गया है और उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आई हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा के द्वारा भी बार बार भी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, मगर कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव है और चुनाव के समय जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहा है, मगर जनता के लिए जो कार्य करने की भी कोशिश है वो भी अभी दोनों की तरफ से की जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ रही है और यहाँ पर जिस तरीके से पार्टियां जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर भाजपा चाहे तो तय समय के हिसाब से ही कार्य करवाए, तो कहीं ना कहीं लगातार कोशिश जरूर की जा रही है, मगर आरोप प्रत्यारोप भी सामने देखने को मिल रहे हैं। जी राजू, आपने कहा कि लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा आखिर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, तो सैलरी की बात करें, क्योंकि निगम कर्मचारियों की बात करें तो वो भी अभी सैलरी के लिए परेशान है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जनता की बात करें तो जनता के लिए जो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं की जा रही है। सफाइयों के लिए भी जनता परेशान है। लगातार गलियों की सफाइयों की बात करें, रोडों की सफाइयों की बात करें, वहां पर बिल्कुल भी सफाई सिर्फ नाम के लिए की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उससे जनता बिल्कुल परेशान है। मगर जनता भी चाहती है कि निगम के अंदर कोई भी सरकार है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो या फिर भाजपा की हो, मगर जनता के लिए पहले काम करना चाहिए, मगर जनता के लिए काम बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी राजू, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि दरअसल एमसीडी के जो चुनाव होने हैं उसको टालने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या वजह हो सकती है जो बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव समय से हो जाए?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है वो हार की वजह से, यानी निगम के अंदर अगर 17 साल निगम के अंदर भाजपा रही है तो उनको कार्य करना चाहिए थे और वो कार्य जनता के लिए नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से भाजपा को हार का डर लगा हुआ है। इसीलिए चुनावों को टालने की कोशिश की जा रही है, यानी कि लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा कह सकते हैं भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से कल मनोज सिसोदिया ने कहा कि अगर भाजपा चाहे तो कहीं ना कहीं तय समय के हिसाब से अगर चुनाव करवाती है तो कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ेगा, और जनता ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को ही निगम के अंदर लेके आएगी। जी 17 साल से भारतीय जनता पार्टी निगम पर है, तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है जिस बात को लेकर के कि अब वो नगर निगम में भी अपनी पैड़ बनाएगी और यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ऐसे में जिस तरीके से दावे पेश किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, अगर निगम कर्मचारियों या लोगों के को वहां पर देखें तो जमीनी स्तर पर जो विकास काम किए गए हैं वो किस तरीके से प्रभावी नजर आ रहे हैं इन दावों पर या भारतीय जनता पार्टी के कामों पर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो वजूद है वो बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आया है, चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई अपनी, और दिल्ली के अंदर उनके पहले से सरकार थी, तो कहीं ना कहीं जो उनके कार्य थे, यानी कि बिजली फ्री, पानी फ्री और लोगों के लिए सुविधाओं देने के लिए बात की गई थी, उससे कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि निगम के अंदर भी अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उनके लिए बहुत ज्यादा काम किए जाएंगे, सफाइयों की व्यवस्था की जाएगी। और जो निगम कर्मचारी की बात करें या फिर कहें मेडिकल डिपार्टमेंट की जो लोग हैं या फिर कहें जो शिक्षक है जिनको अभी तक सैलरी के लिए परेशान होते नजर आते हैं, उनको भी लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानियां हैं, सैलरी समय पे नहीं मिल रही है, पैसे को लेकर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, मगर वो अगर वो आम आदमी पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं उनको तय समय के हिसाब से ही उनकी सैलरी मिलेगी और उनका जो पक्का करने का जो कह सकते हैं जो आवाज है वो कहीं ना कहीं उठती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं उनको पक्का भी किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार अभी तक आरोप प्रत्यारोप ही देखने को मिल रहे हैं, और लगातार बात करें आम आदमी पार्टी का जो वजूद बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं डर लगता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, भाजपा को डर लगता हुआ नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है। राजीव, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। राजीव, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस बीच जिस तरीके से आपने कहा कि निगम के कुछ कर्मचारी हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है समय से, लोग परेशान हैं, सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है समय से, मनोबल आम आदमी पार्टी का बढ़ता नजर आ रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी का मनोबल जो है वो गिरता नजर आ रहा है। आपने एक बात और कही कि जिस तरीके से पंजाब में सरकार बना पाई आम आदमी पार्टी, दिल्ली में सरकार में पहले से बैठी हुई थी। निगम के चुनावों का जिक्र करें, जब निगम के चुनाव दिल्ली में हुए थे उस दौरान भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों को अगर इतनी बेहतर सुख सुविधाएं दी हैं तो आखिर क्या वजह थी जो निगम में सफलता नहीं हासिल कर पाई आम आदमी पार्टी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछले साल भी, यानी कि 5 साल पहले भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी, निगम के लिए उन्होंने कोशिश जरूर की थी मगर वो सत्ता हासिल नहीं कर पाए थे निगम के अंदर। भाजपा को दोबारा से कहीं ना कहीं मौका मिला था, मगर जिस तरीके से भाजपा की बात में करें तो भाजपा ने अगर 17 साल अगर निगम के अंदर रही है तो कार्य भी करने चाहिए थे, मगर उस टाइम की जो लहर थी वो थी मोदी लहर, यानी कि मोदी लहर के लिए कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल उम्मीद लगा रही थी कि मोदी जी आएंगे तो यानी कि बड़े बड़े कार्य किए जाएंगे। मगर अब जिस तरीके से निगम के अंदर हर चीज को बेचा जा रहा है, यहाँ तक कि निजीकरण किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है, महंगाई की वजह से भी परेशान है, यहाँ तक कि निगम के अंदर सैलरी नहीं मिली, कर्मचारी है वो परेशान है, लगातार सफाई जो व्यवस्था थी जो वो नहीं हो पाई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता परेशान होती हुई नजर आई। यानी कि जो मोदी लहर थी उसकी वजह से पहले 5 साल जरूर निगम को सत्ता हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं मौका मिल चुका था, मगर आम आदमी पार्टी को मौका नहीं मिला उस समय। मगर अब जो समय है, यानी कि अब जिस तरीके से 5 राज्यों के अंदर कह सकते हैं भाजपा ने जरूर 4 राज्यों के अंदर बढ़त बनाई, मगर यहाँ पर बात करें पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं
आम आदमी पार्टी ने अपना वजूद हासिल किया है और कहीं ना कहीं जो स्टेट लेवल से लेकर एक नेशनल लेवल की पार्टी बन पाई है, तो कहीं ना कहीं अब निगम के द्वारा भी कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी आएगी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं भाजपा के जो बड़े बड़े वादे थे या फिर कहे जो बड़े बड़े घोटाले थे उनको जो आम आदमी पार्टी ने उजागर किया, उससे कहीं ना कहीं निगम कर्मचारी और जनता दोनों ही कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की तरफ ही झुकाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव देखने को मिल रहा है। एक और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या सामने निकल करके आ रही है राजीव, जिस तरीके से निगम को लेकर के, क्योंकि 3 निगम और 1 निगम की भी लड़ाई इस समय वर्सेस की लड़ाई मानो ठन चुकी हो, ऐसा लग रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दोनों की तरफों से आरोप प्रत्यारोप कर किए जा रहे हैं, जनता कहीं ना कहीं उसमें फंसती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से चुनावों को टालने की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, तीनों नगर निगमों को एक करने की कोशिश की गई, वो नगर निगमों को अब एक भी कर दिया गया है। मगर चुनावों की समय है वो अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। लगातार चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार जो है वो लगातार कोर्ट की तरफ भी रुख करती हुई नजर आ रही है कि भाजपा जो है वो हार की वजह से चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है और चुनावों को टालने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर कल मनोज सिन्हा ने भी जिस तरीके से कहा कि अगर भाजपा के अंदर हिम्मत है या फिर कहे फैसला जनता का सामना करने की हिम्मत है, तो कहीं ना कहीं वो समय यानी तय समय सीमा के हिसाब से ही चुनाव करवाएं, ताकि हार का जो डर है वो सुनिश्चित हो सके। मगर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को भी लगता है कि अगर वो तय समय सीमा के हिसाब से चुनाव करवाती है तो कहीं ना कहीं जो हार का डर है वो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर बात करें अगर भाजपा चाहती 17 साल के अंदर तो जनता के लिए कार्य करती है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी कार्य करती है और जो कर्मचारी है उनके लिए भी कार्य किया जाता, ताकि जो वोट बैंक है अब जो कहीं ना कहीं जो डर लगा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की तरफ वोट बैंक जाएगा मगर वो भाजपा की तरफ ही आता। मगर भाजपा ने कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर काम करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट से कहीं ना कहीं जनता संतोष होती हुई नहीं नजर आएगी। जी इन तीनों निगम को एक करने की जो कवायद की गई है राजीव, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा कहां पर नजर आ रहा है कि तीनों निगम की वजह से भारतीय जनता पार्टी कुछ हासिल कर सकती है जो उसने ये कदम उठाया। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा को कहां पर फायदा हो रहा है, क्योंकि जब चुनावों को टाला जा रहा है तो लगभग ये उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 6 महीने के करीब ये जो है वो समय सीमा भी उनको मिल जाएगी। यानी कि इसी समय 6 महीने की जो समय सीमा होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं भाजपा कोई ना कुछ ऐसी रणनीति बनाएगी जिससे कहीं ना कहीं निगम के अंदर दोबारा से वापसी हो सके। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि समय सीमा के हिसाब से यानी तय समय सीमा के हिसाब से चुनाव कराया जाए तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर नुकसान हो सकता है। मगर जो 6 महीने का लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि 6 महीने के लिए चुनाव टाले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भाजपा को शायद उसी 6 महीने का समय मिलेगा और कहीं ना कहीं उसी के समय 6 महीने के समय के बीच में कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं टाल कर कहीं ना कहीं अपनी तरफ वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की जाएगी। जी 5 सालों में जो काम नहीं किया गया, यानी आपके कहने का मतलब है कि वो 6 महीने का जो ड्यूरेशन मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, वो सारी नाकामियों को इस 6 महीने में छुपाने का काम किया जाएगा और इसके जरिए वो आने वाले चुनावों में एक बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है, जनता के बीच में पैठ बनाने की उम्मीद कर रही है। लेकिन राजीव, एक सवाल और बड़ा उठ रहा है कि जब तीनों निगम को एक कर दिया गया और ऐसे में तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री, इससे भी ज्यादा पावर बढ़ जाएगी मुझे लगता है मेयर की दिल्ली के। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कैसे कहीं भाजपा जो कोशिश कर रही है, मगर निगम की बात करें तो यहाँ पर भाजपा बिल्कुल 15 साल 17 साल के करीब रही है निगम के अंदर, तो कहीं ना कहीं आरोप जरूर लगते हुए नजर आ रहे हैं। मगर भाजपा को कहीं ना कहीं पहले ही लोगों के लिए कार्य करने चाहिए थे, चाहे वो 13,000 करोड़ रुपए की जो बकाया दिल्ली सरकार के ऊपर बताया जा रहा है। मगर दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने फंडिंग हर तरीके से दिल्ली निगम को दे दी गई है, मगर निगम के जो अधिकारी थे उन्होंने सैलरी नहीं बांटी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो प्रक्रिया थी भाजपा को पहले ही समझना चाहिए था कि अगर जनता का वोट बैंक चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं उनका वोट उनको हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। मगर जिस तरीके से अब लगातार भाजपा कहीं ना कहीं चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है, उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि भाजपा को हार का डर लगा हुआ है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता। तो जिस तरीके से अब एमसीडी के चुनाव को लेकर के दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आमने सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे चंडीगढ़ का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के भ्रष्टाचार हेल्पलाइन नंबर जारी करने के तुरंत बाद उनके पास शिकायतें आने लगी हैं। पहली शिकायत बठिंडा जिले के नायब तहसीलदार जगतार सिंह के खिलाफ मिली है। उस पर सामाजिक कार्यकर्ता और गौशाला सिरकी बाजार बठिंडा के महासचिव साधुराम कुशला ने तलवंडी सबो उप तहसीलदार के नायब तहसीलदार जगतार सिंह पर 3,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। शिकायत में उन्होंने कहा है कि गांव सेखू तहसील तलवंडी साबो के 6 कनाल 15 मरला क्षेत्र को गौशाला को दान की गई थी। 28 जनवरी 2022 को जमीन की रजिस्ट्री के लिए तहसील गए, जहां उनके साथ जसविंदर गुप्ता कैशियर गौशाला भटिंडा, संजय कुमार जिंदल भाग सिंह के पुत्र जोगिंदर चंद शेखू थे। कुशला ने कहा कि वे सुबह 10:30 बजे तहसील कार्यालय पहुंचे। 3 घंटे तक सब रजिस्ट्रार के कमरे के पास खड़े रहे। बार बार मैसेज करने के बाद भी उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। लंबे इंतजार के बाद जब वह सब रजिस्ट्रार के पास अनुरोध करने के लिए गया तो उन्होंने बाहर जाने का इशारा किया। करीब 2 बजे रजिस्ट्री लिखने वाले वकील की मुंशी नायब तहसीलदार के पास गए और उनके कान में कुछ कहा। बाद में रजिस्ट्री के नाम पर 3,000 रुपए के मांग की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से उक्त नायब तहसीलदार को तत्काल निलंबित करने और उनका सभी गुमनाम और प्रतिष्ठित संपत्तियों को जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि इस मामले को लेकर नायब तहसीलदार जगतार सिंह ने कहा है कि कुशला द्वारा रिश्वत लेने के आरोप सारे झूठे हैं। उन्होंने किसी से किसी तरह का कोई भी रिश्वत नहीं ली है। यह भी दावा किया गया है कि अपना काम वो ईमानदारी से कर रहे हैं। इधर इस मामले को लेकर अब सभी की नजर सीएम पर टिकी हुई है। हर कोई यह जानना चाह रहा है कि सीएम क्या कार्रवाई करेंगे। सीएम भगवंत मान ने एक नंबर जारी कर आग्रह किया कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी काम के रिश्वत मांगे तो ऑडियो या वीडियो 9501200020 पर आप भेज सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, मुख्यमंत्री ने जैसे ही नंबर जारी किया वैसे ही तुरंत अब ये जो शिकायतों का दौर है वो चल पड़ा है और जो सबसे पहले शिकायत आई है उसको लेकर के ये बड़े कयास लगाए जा रहे हैं तहसीलदार नायब तहसीलदार के खिलाफ जो शिकायत की गई है कि आखिर अब मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे क्या करेंगे। और जो आरोप लगाए गए हैं, हालांकि नायब तहसीलदार की तरफ से बताया जा रहा है कि ये भी कहा गया है कि जो आरोप है ये सारे झूठे हैं, निराधार हैं। जी बिल्कुल अगर हम बात करें कि कल एक नंबर जारी हुआ 9501200200 और इस नंबर जारी होने के कुछ मिनटों बाद ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि शिकायतें आनी शुरू हो चुकी हैं और इसमें हम कह सकते हैं कि पंजाब के अलग अलग इलाकों से शिकायतें आ रही है, जिसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा है जहाँ सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने एरिया में जहाँ पे भ्रष्टाचार को लग रहा है उन्होंने उसकी शिकायत की है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल गौशाला को दान मिली हुई जमीन की रजिस्ट्री जब गौशाला के अगर हम कहें कि कार्यकर्ता कराने गए तो उन्होंने सीधे तौर पे जब उन्होंने उनकी रजिस्ट्री कराने की कोशिश की तो उन पे सीधे तौर पर उनसे पैसे मांगे गए। इसके लिए बकायदा एक अगर हम कह सकते हैं कच्ची पर्ची पे एक पर्ची बना के दी गई जिसमें सारा खर्चा मेंशन था, जिसमें से 1500 के 2 अलग अलग प्लॉट्स की रजिस्ट्री हुई थी तो खर्चा मेंशन है जिसका टोटल 3,000 बनता है। तो इसकी शिकायत दी गई। तो अब ये कच्ची पर्ची में शिकायत दी गई है और लोगों ने अपनी तरफ से शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी है। तो सवाल यह है कि देखिए पहले दिन का रिस्पांस देख के सीधे तौर पर यह है कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। लोगों को भगवंत मान या हम कहेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री की एक एक वर्ड पे पूरा भरोसा है और इसी चलते अगर हम कह सकते हैं कि इस हेल्पलाइन नंबर पर शुरू अगर हम कहते हैं अनाउंस होने के कुछ देर बाद ही कंप्लेंट्स और शिकायतें आनी शुरू हो चुकी थी। बकायदा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू हो चुका है और कोशिश की जा रही है कि हर एक की दिक्कत परेशानी सुनी जाए। अब ये देखना होगा शिकायतें आनी शुरू हो चुकी है, साथ साथ लोगों ने अपने तरफ से प्रूफ भेजने भी शुरू किए हैं। अगर हम गौशाला के केसेस की बात करते हैं जहाँ पे नायब तहसीलदार पे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं तो उन्होंने बकायदा एक लंबी चौड़ी चिट्ठी सबमिट कराई है एज और जो सबूत दिया है वो एक कच्ची पर्ची पे। अब सवाल ये है कि क्या इसके ऊपर बनती कार्रवाई होती है या किस चीज के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जहाँ नायब तहसीलदार सीधे तौर पर बोलते बचते
ऊपर झूठे इल्जाम लग रहे हैं वो पूरी तरह से बेकसूर है। पर सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बनती कार्रवाई वो बन होगी या नहीं। अगर होती है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज चला जाएगा। और अगर हम ये भी चीज कह सकते हैं कि भले ही कार्रवाई शुरू होती है तहसीलदार दोषी हो या ना हो, पर कार्रवाई में वो चीज क्लियर हो जाएगी। पर जब ये कार्रवाई होगी इससे पूरे पंजाब में एक मैसेज जाएगा कि जो व्हाट्सएप पे नंबर जारी है उस पर अगर शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। और अगर वो कार्रवाई होती है तो वो बिल्कुल एंड तक होगी। तो अगर आप दोषी है तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इससे अगर हम कह सकते हैं पंजाब में करप्शन सिर्फ इस नंबर जाने और उनसे ये अगर हम कह सकते हैं पंजाब में करप्शन करने वालों की सांसें सूखने लग चुकी हैं कि कहीं कोई उनके सिर्फ नाम को लेकर कंप्लेन ना कर दे। तो अब देखना होगा कि पहली कंप्लेन उसके बाद हम कहें मल्टीपल कंप्लेन आ चुकी है। अगर हम कहें कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर हम कहें कि जो टोल पे काम करते हैं उनकी तरफ से भी शिकायत दी गई है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उनका एक शोषण कर रहे हैं, जो उनको भर्ती के लिए भी बकायदा उनसे रिश्वत दी जा रही है। ये शिकायत एक तरफ से आई है। तो अब देख सकते हैं अलग अलग तरह जगहों से शिकायतें आनी शुरू हो चुकी है और लोग अब सतर्क हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें एक साधन दिया और इसका इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। चलिए अमित, हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार लगातार बने हुए हैं। अमित, ये जो शिकायत की गई है, दरअसल सबसे बड़ा मामला यहाँ पर आ रहा है कि आपने कहा कि एक रसीद दी गई है। शिकायतकर्ता उस रसीद के हवाले ये शिकायत कर रहा है कि उससे रिश्वत की मांग की गई है, डिमांड की गई है। अगर रसीद दी गई होगी तो अगर कच्ची रसीद होगी, रिश्वतखोरी की गई होगी तो वो जाहिर तौर पर है किसी सादे कागज या कोई फर्जी रसीद होगी। और यदि वो तहसीलदार की विभागीय रसीद होगी तो जाहिर तौर पर है उसको विभाग में वो पैसा सबमिट करना होगा। दोनों चीजें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं। अब सबसे बड़ा ये बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी बात कि ये मामला अब जांच का चला गया है। जांच करेगा तो कौन करेगा और अगर करेगा तो कितने दिनों के अंदर इसको निर्देशित किया जाएगा लगभग, क्योंकि नायब तहसीलदार भी साफ तौर पर यही कह रहा है, क्योंकि कोई ऑडियो वीडियो है नहीं, वो कह रहा है कि मैं बेकसूर हूँ। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कि जो रसीद दी गई है ऑफकोर्स एक कच्ची पर्ची पे दी गई है। अगर हम कहें कि सरकारी पर्ची पे दी होती तो ऑफकोर्स वो सारा पैसा खजाने में जाता। पर जो एक कच्ची पर्ची दी हुई है उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि पीएन के लिए 100 रुपए, तहसीलदार के लिए 1500 रुपए, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं। बकायदा मेंशन है कि पीएन के लिए भी बकायदा 100 रुपए, जो पीएन तक को रिश्वत दी गई है वो चीज हाईलाइट की गई। पर खैर उन्होंने कंप्लेन तहसीलदार की है इस पे, तो तहसीलदार पे उनको 1500 रुपए और वो दो अलग अलग पर्चियां रेट जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे वकील का खर्चा 1500 रुपए, तहसीलदार का खर्चा 1500 रुपए, रजिस्ट्री का खर्चा 3500 रुपए, ऐसे बाकायदा लिस्ट बनाई हुई है जिसमें सरकारी खर्चे भी शामिल है और अन्य हम कह सकते हैं कि जो रिश्वत ली गई है वो भी मेंशन किया गया। और हर था क्योंकि ऑफकोर्स हर किसी को काम कराना जरूरी था। गौशाला के अगर हम कहें कि जो उनको जमीन मिली तो उसकी रजिस्ट्री करानी भी जरूरी होती है, टाइम बाउंड चीजें होती हैं, तो उन्होंने वो चीज करा लिया। पर अब उन्होंने उस रसीद को भले ही वो कच्ची रसीद थी, उस कच्ची रसीद को संभाल के रखा था और उस कच्ची रसीद की अब एक पीडीएफ भी सबमिट कराई है। करीब 4 पेज के करीब का एक शिकायत भी उन्होंने बकायदा लिख के दी है जिसमें उन्होंने सारी डिटेल मेंशन की है कि कब, कहां, कैसे, किस वक्त बकायदा उनसे घूस और कैसे उनसे घूस ली गई है, वो सब चीज उन्होंने मेंशन की है। अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से बकायदा 3 लोगों को नियुक्त किया गया है टेम्परेरी बेसिस पे, जो अभी अगले 24 घंटे तक यहाँ पे जब तक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं तैयार हो जाता, जितनी भी शिकायतें आ रही है उन सबको मॉनिटर करेंगे। और जल्दी ये इन मॉनिटरिंग के अलावा भी हमें मेजर अनाउंसमेंट हो सकते हैं कि जो शिकायत आ रही है उनका जवाब या उनका निपटारा कितने दिनों में होगा। मोस्ट प्रॉब्ली सिवियरिटी बेसिस प्रायोरिटी में रखा जाएगा कि जहां पे जितनी बड़ी घूस होगी उसको उतनी जल्दी टैकल किया जाएगा और बाकी हर एक चीज को धीरे धीरे अगर हम कहें फिर बाकी लाइनसार उन सबको भी टैकल किया जाएगा। पर इसको लेकर अभी ऐसे कोई सॉलिड टाइमलाइन नहीं दिया गया। अगर मैं कहूँ कि 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर इन सभी केसेस का निपटारा हो जाएगा, ये कहना गलत होगा क्योंकि अभी तक कोई टाइमलाइन नियुक्त नहीं किया गया, कोई स्पेसिफिक
टीम नियुक्त नहीं की गई है, पर जल्द बिल्कुल। ही मेरे ख्याल से वो टीम भी नियुक्त हो जाएगी और उसके बाद हमें एक टाइम फ्रेम भी हम कहेंगे मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया जाएगा कि जो शिकायतें आ रही है उन सब का निपटारा महीने के अंदर हम्म। या 10 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, जो भी बनता जो भी होगा टाइम वो बॉन्ड होगा वो जरूर निर्धारित कर क्लियर दिया कर दिया जाएगा। जाएगा। बिल्कुल अमित, एक चीज और निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आई और ये कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से समाप्त कर देंगे, समूल नाश कर देंगे भ्रष्टाचार का। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे कर रही है और दिल्ली के मॉडल पेश करती रही है। पंजाब की जनता ने काफी प्यार दिया है और अब जिस तरीके से सरकार बनने के बाद भगवंत मान ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से ये मुहिम छोड़ दी है अब, और एक नंबर जारी किया गया, लोगों को काफी उम्मीदें जगी हैं। अगर ऐसे में ये पहली जो शिकायत आई है इस पर कार्रवाई हो जाती है, मुझे लगता है कि लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि इस नंबर के साथ अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, लोगों में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कार्रवाई करेगी, आम आदमी पार्टी ने जो जो वादे किए वो पूरा करेगी। इसका सीधा एग्जांपल हम इस तौर पे ले सकते हैं कि उन्होंने, अगर हम कहें पंजाब कैबिनेट पहली के साथ ही 25,000 नौकरियों का ऐलान हो गया था। विधानसभा का पहला सत्र खत्म होते ही 35,000 ग्रुप सी और ग्रुप डी के कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लेके भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी इमेज इस रॉक सॉलिड कर ली है लोगों बीच में कि जो हमने कहा है वो हम पहले दिन से पूरा करेंगे, और वो एक स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो चुके हैं। अब अगर इसका सीधा एग्जाम्पल है कि कल शिकायतकर्ताओं के लिए अगर हम कहें, बाकायदा मुख्यमंत्री ने खुद नंबर जारी किया 9501200200, और उसके ठीक बाद नंबर जारी होने के कुछ देर बाद ही अगर हम कह सकते हैं कि शिकायतों का तांता लग चुका है, पूरे पंजाब से शिकायतें आ रही है। तो लोग, अगर शिकायतें आ रही है तो लोगों को उम्मीद है, लोगों को पता है कि हमने शिकायत की है तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, और यही उम्मीद पंजाब सरकार अपने लोगों के बीच में चाहती है और इसी चीज का वो भरोसे में खड़ा उतरना चाहती है। और अगर एक बार एक खड़े उतर गए तो इनको एक बहुत बड़ा मैंडेट जो पहले ही मिला हुआ है, शायद इससे भी ज्यादा बड़ा विश्वास हो बढ़ेगा सकता है। लोगों का, और इसी के पंजाब के सहारे जो है अन्य प्रदेशों में जो पैर पसारने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी को, मुझे लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता मिलती नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम सारी जानकारी देने के लिए। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुख करेंगे हम महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता को शिक्षा में शामिल करने की बीजेपी की मांग को लेकर राज्य में सियासत गर्मा गई है। इस मांग पर महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल सहयोगी पार्टियों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उस पर शिक्षा का भगवाकरण करने का, कम्युनल रंग देने का भी आरोप लगाया। राज्य की ठाकरे सरकार में शामिल समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा कि बीजेपी शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी ये राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है। हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार उसे स्वीकार नहीं करेगी। सरकार की दूसरी सहयोगी कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी हर मुद्दे को कम्युनल रंग देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी यह कोशिश कामयाब नहीं होगी। दरअसल गुजरात की तर्ज पर महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता को शिक्षा में शामिल करने और उसे पढ़ाए जाने की मांग मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने विधानसभा में उठाते हुए कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता जीवन का सार है, इसलिए राज्य सरकार उसे भी शिक्षा में शामिल करे। और इसके अलावा उत्तर मुंबई भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने भी संसद में महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने को लेकर मांग उठाई थी, जिसके बाद बीजेपी शासित राज्य गुजरात में स्कूलों में गीता को पढ़ाया जाने लगा। मुंबई में आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव होने हैं और इसको देखते हुए हर पार्टी अपने वोटरों को रिझाने की कोशिश में जुट गई है। श्रीमद् भगवत गीता को शिक्षा में शामिल करने का मामला फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पाले में है, क्योंकि इस पर अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है। है ना, वो बहुत ही अच्छा और सबके लिए समान है। जो शिक्षा का भगवाकरण है वो महाराष्ट्र में हो नहीं सकता। बीजेपी ऐसी भावनिक बातें करके, लोगों को भड़का के, लोगों को एक धर्म की तरफ ले जा के वोट लेने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ऐसी मांग नहीं करना चाहिए। हर धर्म अपनी बात करने लगेगा तो शिक्षा का होगा क्या।
शिक्षा को और धर्म को अलग रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार ऐसी कोई मांग को नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो हमेशा एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश करते हैं, मगर जैसा जो एक सेक्युलरिज्म है हमारे देश में वो हमेशा बरकरार रहेगा और जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है। उसमें कोई फ्रीडम ऑफ उसको खुद फ्रीडम है कि वो जो जिसको भगवत गीता पढ़नी है वो भगवत गीता पढ़े, जिसको कुरान शरीफ पढ़नी है वो कुरान शरीफ पढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो वो बोलने में तो बहुत सारी चीजें, जब ये चीज इम्प्लीमेंट करने पे आएगी तब। अध्यक्ष महोदय, कल माननीय शिक्षण मंत्री जी ने कहा कि हम शिक्षा के कुछ अध्याय में परिवर्तित कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि श्रीमद् भगवत गीता ये शिक्षा के अंदर शामिल किया जाने वाला है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जीवन का सार है और सारे भारत के अंदर उसको शिक्षा में शामिल किया जा रहा है। मेरे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि महाराष्ट्र के एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय डाला जाए। वातावरण है ना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्य प्रकाश सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, अब ये श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाए जाने के लिए, शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए लगातार जिस तरीके से मुंबई की महाराष्ट्र की सियासत गर्माती नजर आ रही है, अब क्योंकि देखिए बाला साहब भी जो है कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता पर जो है अटूट विश्वास करते थे और कई दफा देखा गया उनके भाषणों में एग्जाम्पल भी देते नजर आए हैं। तो क्या महाविकास अघाड़ी सरकार वास्तव में अब इस समय कंफ्यूजन की स्थिति में खड़ी हो गई है आकर के? बिल्कुल योगेश जी, देखिए जिस तरह से विधान भवन में मंगल प्रसाद लोढ़ा द्वारा ये कहा गया कि गीता महज एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन का सार है, उसे जीवन में उतारने के लिए शिक्षा में शामिल करना चाहिए। लेकिन इस विषय को लेकर कहीं के महाविकास अघाड़ी सरकार में बने तमाम नेताओं इसका विरोध किया। सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र में भगवाकरण की राजनीति कर रही है वो उसे होने नहीं देंगे। हालांकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सभी के संभाव विचार रखने चाहिए, सभी को अपनी अपनी बातों रखने की आजादी है। ऐसे में अगर बीजेपी इस बात को अमल करने की बात कर रही तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। लेकिन किसी जाति विशेष को लेकर अगर ये बातें होती है तो जाहिर तौर पर यह विरोध के काबिल है और जाहिर तौर पर इसी वजह से लगातार कांग्रेस और सपा इसका विरोध कर रही है और बता रही है कि इस तरह की रणनीति को हम महाराष्ट्र में होने नहीं देंगे। सत्य प्रकाश, कम्युनल रंग देने का आरोप लगाया जा रहा है, भगवाकरण करने का आरोप लगाया जा रहा है और अगर देखा जाए तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से हिंदुत्व को लेकर के ज्यादा कट्टरवाद जो है वो शिवसेना है। भारतीय जनता पार्टी भले ही राजनीतिक फायदा लेने के लिए कदम उठा रही है, क्या शिवसेना वास्तव में, अब जो मैंने पहले भी पूछा कि कंफ्यूजन की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो ये तो हमेशा से कहीं ना कहीं मुखर राजनीति नहीं करते नजर आए हैं हिंदुत्व को लेकर के, जबकि शिवसेना हिंदुत्व को लेकर के हमेशा से मुखर राजनीति करते आई है। और आने वाले समय में जिस तरीके से अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या वास्तव में शिवसेना अब इस स्थिति में आकर के खड़ी हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी की अगर बातों को मानती है, विचारधारा दोनों की सेम है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की दोनों पार्टी दोनों दल कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और ऐसे में क्या कांग्रेस और जो अन्य सहयोगी दल हैं महाविकास अघाड़ी सरकार में, क्या उनमें नाराजगी पैदा हो सकती है क्या अगर कदम उठाए जाते हैं? बिल्कुल योगेश जी, देखिए महाराष्ट्र सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा धर्म संकट है कि क्योंकि शिवसेना हमेशा से हिंदुत्व को लेकर चलती है। हाँ। ऐसे में जब भी महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्यों में चुनाव आता है तो बीजेपी हिंदुत्व को लेकर कट्टरवादी बन जाती है। अगर बीजेपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप जो है शिक्षा में परिवर्तन लाने वाले हैं, तो इस परिवर्तन के तौर पर एक और परिवर्तन लाइए कि जो स्कूली शिक्षा है उसमें श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करवाया जाए, क्योंकि जीवन से जुड़ी तमाम बातें उसमें समाहित है। जिस तरह से संसद भवन में सांसद गोपाल शेट्टी ने आवाज उठाई थी, उसके बाद से भाजपा शासित राज्यों में यानी कि गुजरात में जो है इस पर जो है अमल किया गया और बच्चों को जो है भगवत गीता का अध्ययन करवाना शुरू कर दिया गया, पढ़ाई शुरू कर दी गई। ऐसे में राज्य के सभी राज्यों को इस तरह की शिक्षा में अमल होना चाहिए और इस पे होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से
धर्म संकट में उद्धव ठाकरे जी है, आने वाले समय में उनके लिए एक बड़ा चुनौती होगी, क्योंकि उनके साथ और बाकी जो घटक दल है वो कहीं न कहीं इससे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि सपा के विधायक द्वारा भी इसका विरोध किया गया, कांग्रेस के विधायक द्वारा भी इसका विरोध किया गया। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में बने तमाम नेताओं के अलावा उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती है कि इस पे अमल किया जाता है तो उनके वोट बैंक खराब होते हैं, अगर अमल नहीं करते हैं तो घटक दल में नाराजगी होती है। तो जाहिर तौर पर कहीं के संकट तो जरूर है। सत्यप्रकाश, एक चीज और देखने को मिली है, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात जब होती है तो शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान बहुत तेजी से आ जाता है, सामने आया है। तो अब जब ये मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है कि भगवत गीता को भी शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, लगातार जो विधायक हैं उनके साथ सहयोगी घटक है उनके विधायकों के बयान आने लगे हैं, क्या अभी तक शिवसेना की तरफ से किसी नेता का बयान आया और खासतौर पर संजय राउत की कोई टिप्पणी अब तक इस पर? देखिए, संजय राउत ने कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि ये मामला अब से नहीं बल्कि कुछ दिन पहले ये सांसद गोपाल शेट्टी ने संसद भवन में आवाज उठाई थी और उन्होंने मांग की थी कि संसद महोदय आप इस पूरे मामले में विचार करें और तत्काल प्रभाव में सभी राज्यों में जो है श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन जो है स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाए। इसको लेकर कई राज्यों ने शुरुआत भी कर दी है। उसी को लेकर अब मंगल प्रसाद लोढ़ा ने भी आवाज उठाई है, सीधे तौर पर कहा है कि इस पे अमल होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संजय राउत अपने बयानों के बारे में जाने जाते हैं, लेकिन संजय राउत ने चूंकि हिंदुत्व का मुद्दा है इस वजह से वह नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है, ऐसे में वोट बैंक की राजनीति है। दूसरी बात, शिवसेना अपने आप को कट्टरवादी बोलती है, लेकिन जब इस मामले को उठाई तो जाहिर तौर पर उनके घटक दलों में नाराजगी हो जाएगी। तो शायद यही वजह है कि संजय राउत ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया इस पूरे मामले पर। नाराजगी को लेकर के कहीं ना कहीं अब शिवसेना भी धर्म संकट में खड़ी हुई है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति को लेकर के चलना और दूसरी तरफ घटक दलों को मना करके अपने साथ में लेकर के चलना, ऐसे में शिवसेना वाकई में धर्म संकट में खड़ी नजर आ रही है। और आने वाले चुनाव में अगर ऐसा नहीं होता है और इन अपने घटक दलों की बात मानी जा रही है शिवसेना की तरफ से, तो मुझे लगता है कि जो एक हिंदुत्ववाद का जो टैग लगा हुआ है शिवसेना पर, बीजेपी तो अभी से आरोप लगाने लगी है कि दरअसल जो बाला साहब के जो आदर्श थे, जो विचार थे, उनसे शिवसेना भटक गई है। अब एक नए रास्ते पर शिवसेना चलने की ओर अग्रसर है। तो ये जो आरोप है इनको और बल मिल सकता है आने वाले समय में फिर तो? बिल्कुल, देखिए कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरह से लगातार विवाद पूरे देश में छिड़ा हुआ है, खासकर महाराष्ट्र में भी इस पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसको टैक्स फ्री किया जाए। उसके बाद अब ये दूसरा मामला लाया गया हिंदुत्व को लेकर कि आप जो है श्रीमद् भगवत गीता को अपनी स्कूली शिक्षा में उसको शामिल किया जाए। तो जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है उसको भी देखते हुए माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी जानबूझकर भगवाकरण कर रही है और महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊपर दबाव बना रही है। क्योंकि अगर बीजेपी ने बाकी अन्य राज्यों में भगवत गीता को स्कूली शिक्षा में शामिल कर लिया तो जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी और एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा उनको कि किस तरह से इसमें शामिल कर। नहीं तो तमाम जो वोट बैंक है, चाहे मुस्लिम वोट बैंक हो, चाहे सपा के वोट बैंक हो, चाहे कांग्रेस के वोट बैंक हो, कहीं न कहीं उनमें बंटवारा होने की आशंका है। इसी लिहाज से सरकार अभी फिलहाल बैकफुट पे है। सरकार ने निर्णय लेने के लिए टाइम लिया। फिलहाल अंतिम फैसला जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेना होगा। अंतिम फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के को लेना है और उनके पाले में ये अभी फिलहाल बॉल है और क्या फैसला लेते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सत्यप्रकाश, क्या लगता है आपको, क्योंकि कई ऐसे भी राज्य हैं बीजेपी के जहां पर अभी भगवत गीता उन राज्यों में नहीं शामिल किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात अगर देख लेते उत्तर प्रदेश का ही आप जिक्र कर लीजिए ना, वहां पर तो एक योगी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो अगर चाहते तो भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी मुखर है तो ये उत्तर प्रदेश में आवाज अभी तक ऐसी कोई नहीं उठ रही है। क्या वजह है? क्या वास्तव में केवल ये राजनीति करने की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ऐसी महाराष्ट्र में कदम उठा रही है? देखिए योगेश जी, जानबूझकर आप किसी को थोप नहीं सकते। हालांकि हमारा लोकतंत्र देश है, समभाव है और हमारे देश में लोकतंत्र की आजादी है। आप मनमानी तरीके से किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। जैसा कि कांग्रेस के नेता ने भी कहा है कि आप पढ़िए, आपको गीता पढ़ना गीता पढ़िए, कुरान पढ़ना कुरान पढ़िए, रामायण पढ़िए, लेकिन आप किसी को जबरन इस पूरे मामले में थोप नहीं सकते, आप करवा नहीं सकते। हालांकि जिस तरह से हमारा लोकतंत्र की एक हमारी आजादी है,
समभाव हमारे भारत देश की एक गरिमा रही है, संस्कृति रही है। तो अगर हम समभाव की बात करते हैं तो आपको इस तरह से दबाव बनाकर जो है शिक्षा में शामिल करने की बात नहीं करनी चाहिए, न कर पाएंगे, क्योंकि सबको अपनी अपनी आजादी है। हर राज्य के शासन में यह जो है एक क्यूआर कोड बनाया गया, एक जीआर बनाया गया है कि आप अपनी आजादी के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, आप जनमानस की सुविधा के अनुसार इस तरह का कानून ला सकते हैं, विधेयक ला सकते हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार अगर सभी बातों को दरकिनार करती है तो सरकार इस फैसले को ले सकती है, लेकिन सरकार अगर ये जानती है कि इस फैसले के बाद काफी लोगों को नुकसान भी हो सकता है, काफी लोगों के मन में मतभेद भी हो सकता है, तो जाहिर तौर पर फैसला नहीं ले सकती। जाहिर तौर पर ये जो कहीं ना कहीं फैसला है महाराष्ट्र सरकार के हाथ में है। बिल्कुल। चलिए सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फौरन हाजिर होते हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से भी विधायक को हमने सुना, विधायकों की तरफ से साफ तौर पर हालांकि कहा जा रहा है कि ये थोपा नहीं जा सकता है। अगर किसी की भगवत गीता पढ़ने की मंशा है तो भगवत गीता पढ़े, कोई कुरान पढ़ना चाहता है कुरान पढ़े। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाए। तो एक रास्ता मुझे लगता है शिवसेना के पास निकल करके आ सकता है कि इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल रख सकती है। बिल्कुल योगेश जी, महाराष्ट्र सरकार चाहे तो इसको कर सकती है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार खुद हिंदुत्व के साथ में है, लेकिन दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें होती है जो जुबानी जंग लड़ी जाती है, लेकिन उसको रिकॉर्ड पे लाने के लिए तमाम संविधान के खिलाफ जाना पड़ता है या फिर संविधान के अनुरूप फैसला लेना पड़ता है। तो देखना यह होगा कि अगर यह संविधान के अनुरूप है तो जाहिर तौर पर इसमें फैसला लिया जा सकता है। लेकिन योगेश जी, जैसा कि आपने बताया कि इसका एक ऑप्शन किया जा सकता है, तो जाहिर तौर पर जो लोग कुरान पढ़ना चाहते हो कुरान पढ़े, जो लोग भगवत गीता पढ़ना चाहते हो भगवत गीता पढ़े, लेकिन इसको इस पूरी शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इस पर दबाव बनाकर पढ़ाना ही है या इसको जानबूझकर जबरन तरीके से शिक्षा में शामिल करके बताना ही है या अलग से इसकी जो अलग से क्लासेस चलाना ही है, तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन के तौर पे महाराष्ट्र सरकार के पास एक जरूर विकल्प होगा कि महाराष्ट्र सरकार चाहे तो बीजेपी को खुश करने के लिए, वोट बैंक को खुश करने के लिए और अपने घटक दल को खुश करने के लिए यह फैसला ले सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। दरअसल महाराष्ट्र में अब एक नई दिशा में सियासत जाती नजर आ रही है। श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के लगातार अब राड़ छिड़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता को जोड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के लगातार मुखर नजर आ रही है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी की सरकार के साथ जो गठबंधन के दल हैं, गठबंधन दल के विधायकों की तरफ से लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक कम्युनल स्थिति पैदा करनी चाहती है, शिक्षा को भी भगवाकरण करना चाहती है, जो कि होने नहीं दिया जाएगा और ये गलत भी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस बात को लेकर के सदन के अंदर भी बात उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐसा कतई नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता को जोड़ना इसलिए भी गलत नहीं है क्योंकि जीवन के सार भी कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है और ऐसे में ये बेहद उचित होगा स्कूली पाठ्यक्रमों में जोड़ना। रुक करेंगे अब हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भाजपा के शिमला संसदीय क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण बैठक आज शिमला में होने प्रस्तावित है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह करेंगे। बैठक में शिमला संसदीय क्षेत्र के 2017 में सभी विधायकों प्रत्याशियों के साथ साथ चुने हुए विधायक भी भाग लेंगे। बता दें कि बैठक में आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और इसी के साथ भाजपा के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से प्रदेश भर में भाजपा एक महासंपर्क अभियान छोड़ेगी, जिसमें संसदीय क्षेत्र शिमला के सभी बूथों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें
त्रिदेव सम्मेलन, पन्ना समिति सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन और अन्य शामिल रहेंगे। यह जनसंपर्क अभियान 6 से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा और इसके साथ ही पदयात्रा के माध्यम से भी भाजपा जनता तक पहुंचने का प्रयास करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ चुकी है। टीना, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनावों को लेकर के सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक बैठक बताई जा रही है। इस बैठक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है लीड करेंगे। क्या कुछ बैठक में सामने निकल करके आएगा और क्या कुछ तैयारियों, किन किन मुद्दों को लेकर के बैठक में रणनीति तय की जाएगी? जी योगेश, मैं आपको बता दूं कि इस साल जो है हिमाचल में विधानसभा चुनाव जो होने हैं प्रस्तावित है और इसी चीज को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और संसदीय क्षेत्रों में जो है वो ये लगातार बैठकें कर रही हैं। भाजपा इससे पहले 3 संसदीय क्षेत्र कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर में ये बैठकें कर चुकी हैं और इसके बाद जो है ये शिमला संसदीय क्षेत्र की जो ये आज बैठक होने जा रही है, इनकी अंतिम बैठक है। इसमें जो है कि जो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो दस्तक है हिमाचल में बहुत जोर शोर से शुरू हो चुकी है और पिछले 10 दिनों में अगर हम आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में जो पिछले 10 दिनों में हिमाचल में दोनों पार्टियों से टूटकर और आम जो जनता है 26,000 लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो इस बात को बेशक भाजपा एक बड़ा एक राजनीतिक दल है, वो बेशक दर्शाना ना चाहे, लेकिन ये चिंता दोनों ही दलों में देखी जा रही है और इस बात को लेकर खास जो तैयारियां हैं वो भाजपा अभी से उसमें जुट गई है। जो आज की बैठक है उसकी जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष है वो सौदान सिंह करेंगे। सौदान सिंह यहाँ के प्रभारी हैं और इसके बाद ये जो संसदीय क्षेत्र की जो अंतिम बैठक है ये ऐसा नहीं है कि अंतिम है, इसके बाद लगातार जो है हिमाचल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाएंगी और अलग अलग जगहों पर ये बैठकें होंगी। आपको ये बता दें कि इस जो आज जो संसदीय क्षेत्र की ये बैठक है शिमला की, इसमें 17 विधानसभा हमारी आती है और इसमें जो भाजपा के जो पहले के जो प्रत्याशी विधायक रहे हैं और जो चुने हुए विधायक है वो दोनों भाग लेंगे। इसके अलावा ब्लॉक जो अध्यक्ष है, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इसमें भाग लेने जा रहे हैं। इसमें जो है जो आगामी चुनाव है इनको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। देखा जाएगा कि जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो थोड़ी नाराजगी है, गुटबाजी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे जो मिशन रिपीट है उसको भाजपा वो हासिल कर सके। जो खास इन योगेश जो इन बैठकों का जो खास मकसद है वो ये है कि जो 4 राज्यों में जो भाजपा ने मिशन रिपीट किया है वो हिमाचल में भी वो रिपीट कर सके। हिमाचल में भी भाजपा बेशक ये मिथक तोड़ना चाहेगी कि 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस। इस साल भाजपा चाहती है कि भाजपा रिपीट करे। इस मिथक को हिमाचल प्रदेश में भी तोड़े भाजपा, क्योंकि जो अन्य राज्यों में उसने तोड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश का जिक्र करे या फिर उत्तराखंड का जिक्र करे। लेकिन एक चीज और निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरीके से 6 तारीख से जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने जा रही है, आम आदमी पार्टी भी 6 तारीख को हिमाचल प्रदेश में दस्तक देने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंच रहे हैं और वहां पर एक वो रोड शो करने की तैयारी में है। तो 6 अप्रैल को दोनों तरफ से, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश की सियासी सरगर्मी को देखें तो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं कि जो आम आदमी पार्टी है वो उसमें 6 अप्रैल है जो वो क्यों चुना है, मंडी क्यों चुना है। अरविंद जो केजरीवाल है उनके बारे में खास वो मतलब धारणा है या ये वो कहते हैं कि मैं जिस जगह से शुरुआत करता हूँ वो एक गढ़ होता है भाजपा का। ये भी अगर हम बताएं तो मंडी अभी इस वक्त जो भाजपा का गढ़ है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है और जो 6 अप्रैल है वो भाजपा का स्थापना दिवस है। तो केजरीवाल ने टारगेट किया है कि भाजपा का जो स्थापना दिवस है उसमें अधिकतर मतलब उससे पहले उनका टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा भाजपा के जो नाराज लोग हैं, जो असंतुष्ट लोग हैं, जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इनको जोड़ेगी और जो ये रोड शो है ये बड़े पैमाने पर आयोजित करने का वही मंडी से ही हिमाचल के जो सीएम है जयराम, उनको अरविंद केजरीवाल उन्हीं के गढ़ से, उन्हीं के जिले से टक्कर दे रहे हैं।
कि इसीलिए 5 दिन चुना है कि भाजपा का स्थापना दिवस होता है, और दूसरा जो मंडी चुना गया है वो इसीलिए कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है। इस वक्त जो भाजपा के पास है वहाँ 8 सीट है, और 2 जो निर्दलीय विधायक है वो भी भाजपा को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जयराम ठाकुर के गृह जनपद से आम आदमी पार्टी अपने जो चुनावी अभियान है उसकी तैयारी, उसकी शुरुआत करने वाली है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी जुगत में अब आम आदमी पार्टी लगी हुई है। टीना, एक चीज और अगर देखने को मिल रहा है, जो आम आदमी पार्टी बार बार इस बात का जिक्र भी कर रही है कि पंजाब में जिस तरीके से एक शानदार बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई है, क्योंकि पंजाब से जुड़ा हुआ प्रदेश है हिमाचल और बॉर्डर जुड़ा हुआ है, ऐसे में आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही है और जोर शोर से उठा रही है कि पंजाब की वजह से ही हिमाचल प्रदेश में उसको काफी लाभ मिलेगा। क्या वास्तव में वहां की जनता में या वहां की सियासी हवा में कुछ ऐसा बहता हुआ नजर आ रहा है क्या? जी, अगर अभी वैसे बात की जाए तो ये पहला जो चुनाव है, चाहे एमसी का बोलेंगे या विधानसभा का, पहला चुनाव आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपना लड़ने जा रही है। लेकिन जो पड़ोसी राज्य पंजाब में शानदार जीत 92 सीटों पर इन्होंने दर्ज की है, उससे इनके हौसले बुलंद है। और इनके जो प्रभारी है रत्नेश, उनका कहना है कि हिमाचल की जो आबो हवा है वो पंजाब से मिलती है, और पंजाब की जो छूटी हुई विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल में 19 से लेकर 20 सीट है, और उनके सीधा असर पड़ेगा, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन अगर आपको बताऊं कि हिमाचल में दस्तक तो दे चुकी है आम आदमी पार्टी, और लोगों में इनके प्रति क्रेज भी देखा जा रहा है। लेकिन अभी कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी कि आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी यहाँ सफलता मिलती है, ये आने वाले दिन तय करेंगे। क्योंकि अभी तक जो देखने में आ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो समीकरण आम आदमी पार्टी जो बिगाड़ने जा रही है वो भाजपा नहीं, कांग्रेस के बिगड़ रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लगातार जो असंतुष्ट जो युवा कांग्रेस, आप पीछे देख रहे हैं 23 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। इसी तरह हर रोज उनके कार्यालय में लोग जो जुड़ने जा रहे हैं, उसमें आम लोग भी है, आम जनता भी है, लेकिन उससे ज्यादा कांग्रेस से बहुत ज्यादा लोग जो है वो आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये कहना पार्टी जो सबसे बड़ा जो झटका दे रही है वो कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी का तो मुकाबला करने के लिए वहां पर खड़ी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ है। तो लगातार जिस तरीके से अब आने वाले समय में भी चुनाव है, और ऐसे में 2024 से पहले जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर भी आम आदमी पार्टी लगातार सक्रियता बना रही है, और इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में भी अब आम आदमी पार्टी दस्तक देने जा रही है। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।